मैग्नेटिक मटेरियल्स है, इसको तीन टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक को बोला जाता है डायमैग्नेटिक, दूसरे को पैरामैग्नेटिक, तीसरे को फेरोमैग्नेटिक। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट टाइप का चैप्टर है, तो अपना बीच बीच में स्क्रीन रख के जो रिजल्ट्स वगैरह हैं उसको बढ़िया से नोट करते जाना। और ज़्यादातर चीज़ें जो है यहाँ पे तुमको जो चीज़ें बताया जा रहा है एक्सप्लेन करके इनको समझना है। प्रॉब्लम्स वगैरह में इस चैप्टर में कोई ज़्यादा दम नहीं हो रहता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो तुमको धीरे धीरे सबको समझना पड़ेगा और मेमोराइज भी करना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो बेसिकली जो सोलेनॉइड के बीच में कोर डाला, तो कोर का जो मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। तो कैसे कैसे क्या फर्क पड़ता है उसको समझते हैं। तो बेसिकली कोई भी मटेरियल है तो बेसिकली क्या है, एटम से बने हुए हैं। थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आगे बढ़ो, तो कोई भी मटेरियल एटॉमिक लेवल पे बने हैं, तो एटॉमिक लेवल पे एटम से बने हुए हैं, तो एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन स्पिन भी घूम कर रहा है, मतलब अपने एक्सिस में घूमता भी है और साथ के साथ ऑर्बिट में घूमता है। अर्थ का जैसे प्लैनेट्स वगैरह के जो मोशन होते हैं अपने एक्सिस में भी घूमते हैं और साथ के साथ सन के अक्रॉस भी घूमते हैं। तो उसी तरीके से एटम्स में भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और अपने स्पिन में भी रिवॉल्व कर रहा है। तो वो जो उसके रोटेशन का केस है, स्पिनिंग का केस है, तो पता ही है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रोटेट करने लगा तो इसका मतलब वहां पे करंट मिलेगा, और करंट हो गया तो इसका मतलब वहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग बनाए हुए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या इलेक्ट्रॉन किसी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, NIA से। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो वहां 1 लेते थे, करंट को कैलकुलेट करके I × A कर देते थे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो कोर मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से तुम्हें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल सकता है। लेकिन हर मटेरियल का बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा, हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो एक जैसे होता ही नहीं है। केमिस्ट्री में काफी डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह चैप्टर देखते हो, तो हर मटेरियल का नेचर थोड़ा अलग हो सकता है। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें हम आप लोग अभी पहले बात कर रहे हैं व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, मतलब अभी मटेरियल पे बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है। क्योंकि बाहर से जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो अगर वहां पे कोई मैग्नेटिक डायपोल है तो उस पर टॉर्क लगेगा, वो रोटेट करने शुरू, उसको टॉर्क के वजह से उसका मूवमेंट हो सकता है। याद है ना, टॉर्क = M × B। तो जहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा और एक्सटर्नल भी ले आएंगे तो वहां पे तो डायपोल मोमेंट जो है वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस पर इफेक्ट डालेगा। लेकिन किस मटेरियल में पहले से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है नहीं है, इस बात को समझने के लिए पहले क्या करते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। अभी सिर्फ प्योर मटेरियल को देखते हैं, बाहर से किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें कि पहले से तुमको एटॉमिक लेवल पे कोई डायपोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्सटर्नली नहीं लाया, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ठीक है रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं हर इलेक्ट्रॉन्स का जो अपना अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो अगर सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0 हो गए तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक डायपोल क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का 0 हो गए। तो इसी तरह के मटेरियल में को बोला जाता है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में पहले से किसी तरीके का एटॉमिक डायपोल नहीं होगा। अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया तो देयर इज नो एटॉमिक डायपोल। तो इन डायमैग्नेटिक मटेरियल देयर इज नो एटॉमिक डायपोल, यानी एटॉमिक लेवल पे डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पे एटॉमिक लेवल पे डायपोल मोमेंट नहीं है, मतलब जितने, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन सारे डायपोल मोमेंट का सम 0 हो गया। आगे देखो मैंने लिखा भी है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 0। तो किसी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक लेवल पे, तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अगर उसका सम 0 हो गया तो हर एटम का मैग्नेटिक डायपोल ही नहीं है। इसका मतलब यहां पे किसी तरह का कोई मैग्नेटिक डायपोल नहीं है, यानी अभी ये किसी तरीके का इसके अंदर कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, पहले से कोई मैग्नेटिक डायपोल नहीं है। क्लियर हो गया डायमैग्नेटिक, यानी डायमैग्नेटिक में जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं हर इलेक्ट्रॉन्स का जो अपना अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है सबका वेक्टर सम 0, यानी एटॉमिक लेवल पे अभी पहले से कोई डायपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
लेकिन जब तुम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करोगे, तीनों को मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ा कंपैरिजन में तुम्हें समझ में भी आते चले जाएगा और थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, आसानी से तुम जल्दी से चीजों को ग्रैस्प कर सकते हो। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा कि एटॉमिक लेवल पे डायपोल एग्जिस्ट करेंगे, यानी एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन्स के जो अपने अपने डायपोल मोमेंट्स हैं उसका वेक्टर सम जीरो नहीं होगा, वहां मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट करेगा। हालांकि न्यूक्लियस जो होते हैं तो वो न्यूक्लियस के भी में भी के वजह से भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनते हैं, कि आज के डेट में जो थ्योरी बताता है वो बोला जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के स्पिन वगैरह हो रहे हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस में भी स्पिन होते हैं। तो वो सारे छोटे छोटे मतलब कई सारे इफेक्ट होते हैं और वो सारे इफेक्ट मिलकर तुम्हें कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रहे हैं। तो डायमैग्नेटिक में तो किसी तरीके का डायपोल मोमेंट तुम्हें नहीं मिला एटॉमिक लेवल पे, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमें एटॉमिक लेवल पे डायपोल मिलते हैं। लेकिन जब किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक में ये जो एटॉमिक डायपोल्स हैं ये तुम्हारा रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये देख रहे हो ना, एटम को मैंने यहां पे एरो जो दिखा रहा है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एटम्स एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन ये इधर उधर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अभी भी इनका वेक्टर सम जीरो होगा। तो यहां पे मटेरियल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। और यहां पे क्या हुआ, एटॉमिक लेवल पे ही मैग्नेटिक डायपोल नहीं है, तो ऑब्वियसली मटेरियल का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यहां मटेरियल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो जीरो है, लेकिन एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। एटम्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से मटेरियल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो गए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा पैरामैग्नेटिक मटेरियल से अलग हो जाता है। यहां पे क्या होता है कि जो एटम्स एटॉमिक लेवल पे डायपोल हैं वो अगल बगल के एटॉमिक डायपोल जो है आसपास में मिलकर ग्रुपिज्म कर देता है। थोड़ी उसमें अगल बगल, जैसे एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, दूसरे का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो आसपास के एटम्स क्या करता है ना, दोस्ती कर लेते हैं और वो आपस में मिलकर एक रीजन बना लेते हैं। यानी पर्टिकुलर रीजन में देखोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइंड रहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है, मतलब तुम लोग जैसे क्लास में बैठे हो ना, तो मतलब चार बेंचेज पे एक जगह बैठे हो तो सब लोगों का ध्यान है पढ़ाई पे, तो सबका ध्यान पढ़ाई पे है। फिर किसी जगह पे एक जगह पे क्या है कि नहीं जी, एक तो जो है बस बात करने में लगे हुए हैं, तो उसके अगल बगल वाले भी फिर वही करने लगते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या है कि जो पढ़ने वाला है तो उसके आसपास भी सब पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है तो सब उसके आसपास में भी नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ शैतानी वाले हैं, कुछ इधर उधर घूमने वाले हैं तो सब घूमने वाले हैं। मतलब एक नेचर के, मतलब यहां पे क्या होता है कि रीजन बना लेता है, तो एक पर्टिकुलर जोन हो जाता है, रीजन हो जाता है, और उस रीजन को हम लोग बोलेंगे डोमेन। तो यहां पे एटॉमिक डायपोल्स फॉर्म डोमेन इन मटेरियल, यानी मटेरियल में देख रहे हो ना, यहां पे छोटे 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 रीजन बन गए, और एक पर्टिकुलर रीजन में जो एटम्स होंगे उन सब का डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहां पे बोला जाता है कि डोमेन का फॉर्मेशन है। लेकिन यहां पे अगल बगल के एटम में ज्यादा दोस्ती नहीं है, वो सब आपस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर हो गया? यानी मटेरियल पे अगर किसी तरीके का भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हो तो डायमैग्नेटिक में एटॉमिक लेवल पे तुमको मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सम जीरो हो गया। तो यहां एटम का एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक डायपोल नहीं है तो पूरे मटेरियल में तो होगा ही नहीं। यहां पे एटॉमिक डायपोल है लेकिन वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो गए। और यहां पे क्या है कि एटॉमिक डायपोल तो है, लेकिन यहां पे अगल बगल आसपास के मैग्नेटिक डायपोल जो है एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, और इस वजह से यहां पे डोमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पर्टिकुलर डोमेन में एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो इस तरीके से यहां पे रीजन का फॉर्मेशन है। अब इस मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी इस मटेरियल पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो यहां पे देखो मैंने एरो से दिखा रखा है, मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट में अप्लाई किया, एक ही लाइन खींचा है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इस तरीके से यहां पे कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पे राइट साइड में अप्लाई किया। तो जब यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डायमैग्नेटिक में क्या होगा, तो डायमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे थोड़े बहुत कुछ डिफॉर्मेशन इधर उधर स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ इंडक्शन का इफेक्ट आ जाएगा, इंड्यूस्ड इफेक्ट। अगले चैप्टर में हम लोग EMI चैप्टर में लेंज लॉ सीखने वाले हैं, तो बेसिकली लेंज लॉ ही रीजन होता है। क्या लेंज लॉ क्या करता है कि जैसे तुमने स्कूल में पढ़ा होगा कि जैसे कोई करंट कैरिंग क्वाइल होता है, या सिंपल एक क्वाइल है, उसके पास अगर तुम मैग्नेट को पास लाओ या दूर लाओ तो ये क्वाइल में करंट मिल जाता है। तो ये मैग्नेट जो पास या दूर जाता है उसके वजह से
उस फ्लक्स को चेंज करने के लिए वहां पे कुछ इंडक्शन का इफेक्ट आ जाता है। तो अब वही चीज जब यहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया तो पहले से इसमें कुछ नहीं था एटॉमिक डायपोल, लेकिन जब बी एक्सटर्नल आ गया तब इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक डायपोल फॉर्म करेंगे, और वो जो मैग्नेटिक डायपोल है वो बी एक्सटर्नल को अपोज करेंगे। क्यों अपोज करेंगे? तो ये बेसिकली लेंज लॉ से रिलेटेड हो गया कि ये उसको अपोज करेंगे। तो यहां पे क्या हो गया? डेवलप नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पे एटॉमिक लेवल पे देख रहे हो ना, यहां पे मैंने एरो नहीं लगाया, तो अभी कोई मैग्नेटिक डायपोल नहीं थे, लेकिन अब मैं एरो दिखा रहा हूं, लेकिन ये जो एरो का डायरेक्शन है वो बी एक्सटर्नल के अपोजिट, मींस डेवलप ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जो बी एक्सटर्नल है उसके अपोजिट ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक डायपोल डेवलप हुआ। तो इसके जो डायपोल मोमेंट है वो बी एक्सटर्नल के अपोजिट जाएगा, और इस वजह से क्या हो गया? सो वीकली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू बी एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हो गया, लेकिन किस डायरेक्शन में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी पूरे मटेरियल में अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन किधर? बी एक्सटर्नल के अपोजिट। तो ये फिनोमेना जो लेंज लॉ का है अदर मटेरियल में भी होगा, लेकिन ये इफेक्ट पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे अदर इफेक्ट जो है डोमिनेट कर जाता है। वहां पे पहले से एटॉमिक डायपोल है, तो इस वजह से क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक में जब बी एक्सटर्नल लगाओगे तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी से सोचो, तो ये जो डायपोल है ये घूमना शुरू करेंगे और ये स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना शुरू करेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किधर होता है? थीटा 0 पे। तो ये सारे जो एटॉमिक लेवल पे डायपोल्स हैं ये बेसिकली रोटेट करते करते बी एक्सटर्नल के अलोंग आ जाता है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा कि एटॉमिक डायपोल्स आर अलाइंड, एटॉमिक डायपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। तो बी एक्सटर्नल के अलोंग ये अलाइंड हो गया, और इस वजह से अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गए। लेकिन यहां पे जो मैग्नेटाइजेशन हुआ ये भी वीकली मैग्नेटाइजेशन ही हुए, यहां पे वीक मैग्नेटाइजेशन हुए, क्योंकि यहां पे एटॉमिक डायपोल्स के जो नंबर्स हैं बेसिकली कमी है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बोल सकते हो कि वहां पे ये इफेक्ट काफी स्ट्रांग होता है, और वो स्ट्रांग इफेक्ट होने की वजह से ही वहां पे छोटे छोटे रीजियंस भी बन चुके हैं। तो ये भी वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ, लेकिन किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ, लेकिन किधर? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दोनों का फेनोमेना अलग है। यहां पे जो फेनोमेना है वो इसके अंदर रहा होगा, लेकिन वो फैक्टर यहां डोमिनेट नहीं किया। यहां पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट किया? अलाइनमेंट ऑफ द एटॉमिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहां पे बी के अलोंग एटॉमिक डायपोल्स अलाइंड हो गया, ये फैक्टर डोमिनेट किया, और इस वजह से यहां पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किए, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मटेरियल के अंदर बी एक्सटर्नल से भी कम हो जाएगा। तो आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह पे क्या इफेक्ट होगा आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहां पे देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां जो अलाइनमेंट हुआ इसके अलोंग हुआ, लेकिन यहां पे पहले तो में से तो एटॉमिक डायपोल थे नहीं, अब एटॉमिक डायपोल फॉर्म किया, लेकिन वो क्या कर रहा है? बी एक्सटर्नल को अपोज कर रहा है। क्लियर हो गया? मैकेनिज्म समझ में आया? और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा कि ये जो डोमेन है तो ये डोमेन भी धीरे 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 इसका भी अलाइनमेंट किधर की ओर होना शुरू करेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो बेसिकली ये समझ सकते हो कि जो बी एक्सटर्नल को सपोर्ट करने वाला, जैसे बी एक्सटर्नल के अलोंग ये वाला डोमेन है, तो ये डोमेन तो इसके अलोंग रह गए, लेकिन अदर जो डोमेन है तो वो डोमेन में भी क्या होगा? चेंजेज होने शुरू हो जाएंगे। तो जब बी एक्सटर्नल को अप्लाई किए होंगे तो धीरे 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 ये वाला डोमेन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और दूसरे डोमेन में भी मेन इफेक्ट जो है बेसिकली उस डोमेन का आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो कि यहां पे भी जो एटॉमिक डायपोल्स हैं, जो डोमेन है उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके अलोंग जाएगा? बी एक्सटर्नल। तो डोमेन्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, सो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो यहां मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हुआ, बी के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हुआ। यहां मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ, लेकिन बी के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हुआ। और यहां पे मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ, लेकिन बी एक्सटर्नल के अपोजिट मैग्नेटाइज्ड हुआ। तो अपोजिट में मैग्नेटाइज हुआ, वीकली मैग्नेटाइज हुआ, स्ट्रांगली यहां पे नहीं, यहां पे भी वीकली मैग्नेटाइज हुआ। तो ये दोनों वीकली मैग्नेटाइज, ये दोनों वीकली मैग्नेटाइज, लेकिन ये बी के एक्सटर्नल के अलोंग, ये एक्सटर्नल के अपोजिट, ये एक्सटर्नल के अलोंग। और इस दोनों में क्या है कि दोनों एक्सटर्नल के अलोंग ही मैग्नेटाइज्ड है,
मटेरियल, लेकिन यहां पे मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड है और यहां पे मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है। अच्छे से सारे पॉइंट नोट करते जाना और देखो कुछ और भी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक को रखोगे तो क्या होगा? मान लो एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अब बीच में हम लोगों ने कोर इंसर्ट किया। कैसा इंसर्ट किया? डायमैग्नेटिक। तो अब वो डायमैग्नेटिक का क्या टेंडेंसी होगा? तो उसका नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन होता है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो पहले से तो उसमें एटॉमिक डायपोल है नहीं, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड आने के बाद उसके बाद अंदर क्या हो गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुए। लेकिन वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की ओर है? जो उसके अंदर एटॉमिक डायपोल बने वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए इसका टेंडेंसी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करने का। मैग्नेटिक फील्ड को ये दूर भेजना चाहता है। क्लियर है ना कि इसमें जो एक्सटर्नल बी इधर थे, लेकिन इसके अंदर जो एटॉमिक डायपोल पहले से तो नहीं थे, लेकिन एक्सटर्नल बी आने के बाद इसके अंदर डायपोल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन किधर? तो पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर, ये कोर मटेरियल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर चले गए। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको ये क्या करता है? तो फील्ड लाइंस आर पुल्ड आउट, फील्ड लाइंस आर पुल्ड आउट, इससे दूर जाएगा। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है ये क्या करेगा? तो जो भी फील्ड लाइंस है उसको अंदर की ओर पुल करेगा। तो फील्ड लाइंस आर पुल्ड इन, लेकिन कैसे? तो ये वीकली और ये स्ट्रांगली। तो देख सकते हो कि जो भी फील्ड लाइंस है तो ये थोड़े बहुत लाइंस को अंदर खींचा, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो जो भी लाइन आसपास में है सबको ये अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस आर पुल्ड इन स्ट्रांगली। यहां पे फील्ड लाइंस खींचा, लेकिन कुछ लाइन बाहर भी बच सकते हैं। तो फील्ड लाइंस आर पुल्ड इन वीकली, फील्ड लाइंस आर पुल्ड इन स्ट्रांगली, और यहां पे फील्ड लाइंस क्या हो गया? पुल्ड आउट हो गए। तो इस वजह से जो मटेरियल है उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड अगर फ्री स्पेस के बी नॉट थे, तो अब ये मटेरियल आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड वहां डिक्रीज किया, बी लेस देन बी नॉट हो गए। मैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस से कम है, म्यू लेस देन म्यू नॉट, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कम हो गए। रिजल्ट ध्यान है ना कि बी को हम लोगों ने क्या लिखा था? तो बी का मतलब म्यू एच, लेकिन बी नॉट का मतलब क्या था? म्यू नॉट एच। तो फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट और मटेरियल आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड बी, तो डायमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? बी लेस देन बी नॉट हो जाएगा, बी लेस देन बी नॉट हो जाएगा, तो म्यू भी क्या हो जाएगा? म्यू लेस देन म्यू नॉट। लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? तो पैरामैग्नेटिक में बी ग्रेटर देन बी नॉट होगा, तो बी ग्रेटर देन बी नॉट होगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तो बी फार फार ग्रेटर देन बी नॉट हो जाएगा, और जो परमेबिलिटी है म्यू, दैट इज ऑल्सो फार फार ग्रेटर देन म्यू नॉट हो गए। क्लियर है ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी जो जीटा है तो वो क्या हो गया? तो बेसिकली यहां पे नेगेटिव इंपैक्ट रहा, तो इसलिए मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी इसका क्या होगा? 0 से कम होगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज किए, कुछ रिजल्ट ध्यान है ना? बी को हम लोगों ने क्या लिखा था? तो बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी सफिक्स एम। तो यहां जो मैग्नेटाइजेशन हुआ डायमैग्नेटिक का वो नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन हुए, और नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से तो इसकी जो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव हुआ। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी इज लेस देन 0। तो इसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी 0 से लेके -1 के बीच में होगा। हालांकि ज्यादातर मटेरियल का मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी 0 से थोड़ा कम होता है। -1 होने का मतलब हो गया, समझ लो कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गए। तो -1 जो होता है बेसिकली सुपर कंडक्टर का होता है, तो आगे मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी -1 से 0 के बीच में, लेकिन -1 होने का मतलब परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो गए। और ज्यादातर मटेरियल का थोड़ा 0 से कम होता है, तो मतलब 0 के नियर बाई होगा, लेकिन निगेटिव में होगा। और पैरामैग्नेटिक जो है इसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी 0 के पास ही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों 0 के नियर बाय में है, लेकिन ये 0 से माइनस की तरफ गया और ये 0 से प्लस की तरफ गया। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी जो है वो फार 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 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी इसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी क्या है? हाई है और पॉजिटिव है। इसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी क्या है? पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल है। और यहां पे चूंकि नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव है लेकिन स्मॉल है। तो इस दोनों में स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होता है और उसके अंदर लार्ज मैग्नेटाइजेशन होते हैं, और इस दोनों में पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसमें नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन है। तो मेरे ख्याल से अच्छे से टर्म क्लियर हो गया। बी लेस देन बी नॉट,
तो यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव, यहाँ मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी हो गया स्मॉल एंड पॉजिटिव, इस वजह से बी ग्रेटर देन बी नॉट। यहाँ मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी हो गया हाई एंड पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे बी फार फार ग्रेटर देन बी नॉट हो गया। और मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी से ही रिलेटेड टर्म हो जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। रिलेटिव परमेबिलिटी किसके बराबर? तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये किसके बराबर? 1 प्लस मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी में 1 को ऐड कर देंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी बन जाएगा। तो देख सकते हो कि ये -1 से 0 के बीच में, अगर इसमें 1 ऐड किया जाए तो -1 + 1 0, और ये 0 + 1 1, यानी इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसकी परमेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, और B को हम लोग लिख सकते हैं ना, तो B = μr टाइम्स B नॉट। तो μr देख सकते हो लेस देन 1 है, तो μr अगर लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब B लेस देन B नॉट। तो यहाँ पे B B नॉट से कम है, तो μr 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है। और जो पैरामैग्नेटिक है इसका रिलेटिव परमिटिविटी जो μr है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, और ऐसे भी μr का फार्मूला है 1 प्लस मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, तो ये ग्रेटर देन 0 है मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, तो 0 में 1 को ऐड करो तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे B ग्रेटर देन B नॉट। और ऐसे भी B का रिजल्ट क्या है? B = μr टाइम्स B नॉट। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी फार फार ग्रेटर देन 1 है, तो μr भी क्या हो जाएगा? फार फार ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से तीनों मटेरियल का क्लासिफिकेशन में कर सकते हो। किसके बेसिस पे? मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी के बेसिस पे, परमेबिलिटी के बेसिस पे, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे इसका बिहेवियर देख सकते हो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये पुल आउट करता है, ये पुल इन करता है, और ये काफ़ी स्ट्रांगली पुल इन करता है। अब देखो कि अगर यही मटेरियल को किसी मैग्नेट के पास रखते हो तो वो मैग्नेट क्या करेगा? तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक में चूंकि नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, तो इस वजह से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है किसी एक्सटर्नल मैग्नेट से रिपेल्ड होगा। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट? तो इट इज फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ऑब्वियसली इट इज अट्रैक्टिव, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, और जो पैरामैग्नेटिक है ये फीबली अट्रैक्टेड होगा। लेकिन जो डायमैग्नेटिक है वो फीबली रिपेल्ड होगा बाय द एक्सटर्नल मैग्नेट, किसी मैग्नेट के पास रखोगे तो। अब ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस पे कई सारे फिर मैं केसेस भी दिखाऊंगा तुम्हें। तो इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो होगा, इट हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, चूंकि देख रहे हो मैग्नेट से क्या हो रहा है? दूर भागना चाहता है। तो जब यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड में जाने का कोशिश करेगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो जो मटेरियल है स्ट्रॉन्ग से दूर भाग के वीक की तरफ जाएगा। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका क्या टेंडेंसी रहेगा? तो इट हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, और ये भी वीक टू स्ट्रॉन्ग। तो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन होते हैं, इसलिए वो वीक से स्ट्रॉन्ग में आना चाहेगा, जबकि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तुमको स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना चाहेगा। जैसे इसके कुछ केसेस देखते हैं। तो मान लो कि एक यूट्यूब है, और यूट्यूब में तुमने डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा और इसके एक साइड को नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ले आया। तो अब यहाँ जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने का कोशिश कर सकता है। तो या इफेक्ट ऑफ मैग्नेट देख सकते हो, ये मैग्नेट से दूर जाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये पार्ट नीचे चला जाएगा, ये पोर्शन क्या होगा? ये डिप करेगा इधर, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की ओर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर भागेगा, ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाने का। तो यहाँ पे था, लेकिन ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक जाने का कोशिश करेगा, इसलिए ये साइड में हाइट कम हो जाएगा, ये साइड में हाइट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही इफेक्ट तुम पैरा और फेरो में देखोगे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रख दिया, तो यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तो ये वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। तो लेवल पहले मान लो इस लेवल पे था दोनों तरफ में, लेकिन जैसे मैग्नेट के बीच में लाया, तो ये साइड मैग्नेट क्या करेगा? इस मटेरियल को ऊपर की ओर खींचेगा। तो मटेरियल को किधर टेंडेंसी है? वीक से
स्ट्रॉन्ग साइड में जाने का, इसलिए इधर का लेवल बढ़ जाएगा, इधर का लेवल कम हो जाएगा। सेम इफेक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे ही आएगा। इसी तरीके का केस मान लो कि नॉर्थ और साउथ के बीच में स्प्रिंग से किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को कनेक्ट कर दिया, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे इधर की ओर है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इधर दूर जाएंगे तो इधर में क्या है, बी स्ट्रॉन्ग, इस जगह पे बी स्ट्रॉन्ग है और इधर की ओर बी वीक है, तो इसका क्या टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग से वीक जाने का, इसलिए ब्लॉक यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक क्या होगा, और इधर की ओर जो ब्लॉक है ये तुमको पोल के बीच में आने का टेंडेंसी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोल के बीच से दूर भाग रहा है और ये इसको खींच के पोल के बीच में लाएगा। इसलिए अगर ये ब्लॉक ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, या ब्लॉक नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक को टेंडेंसी किधर है, तो ब्लॉक को टेंडेंसी है ये पोल के बीच में आने का, और यहाँ पे ब्लॉक को टेंडेंसी किधर है, तो ये पोल से दूर जाने का, और जो इफेक्ट इसमें पड़ेगा वही इफेक्ट इसमें रहेगा। हाँ, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो जनरली तुमको क्या रहता है, वो सॉलिड मटेरियल होते हैं। तो अब यू ट्यूब में सॉलिड मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पे जो अगर उसको लिक्विड तो है नहीं तो सॉलिड है, तो बेसिकली यहाँ पे ये डस्ट के फॉर्म में रहेगा। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक तरीके से यहाँ पे डस्ट फॉर्म में है, तो ये पोल के बीच में ये ऊपर की ओर खिंच जाएगा। देखो कुछ और सिचुएशन देखते हैं, और यही सब सिचुएशन पे बेसिकली इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ये सबको तुमको क्वेश्चन ही ट्रीट करना है, और याद नहीं तो थियोरेटिकल क्वेश्चन जनरली इस पे रहता है। तो मान लो कि नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एक सीलिंग से हैंग करके इस तरीके से किसी रॉड को हमने हैंग कर दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो इसको किधर जाने का टेंडेंसी होगा, तो डायमैग्नेटिक है तो इसको स्ट्रॉन्ग से वीक में जाने का। तो अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में पहले अगर ये फील्ड के अलोंग है तो ये तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, लेकिन जैसे यहां पे छोड़ेंगे तो ये घूम के इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा। कि मतलब मान लो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और ऊपर से ये हैंग किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग पहले पकड़ के रखा, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक में जाने का। तो इस जगह तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, बाहर की ओर वीक होगा, तो रॉड घूम के, तो रॉड इस पोजीशन से घूम के उधर जाना चाह रहा है। क्यों घूमना चाह रहा है, क्योंकि इधर में बी स्ट्रॉन्ग है और इधर की ओर जा रहे हैं तो बी वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। तो इसलिए रॉड जो इस तरीके से हैंग था ये घूम के बेसिकली ऐसे हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक रॉड को समझ लो पहले से ही अगर हमने इस तरीके से रखा है, सीलिंग से हैंग करके, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये घूम के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या होता है, वीक से स्ट्रॉन्ग आने का। तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जबकि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इसका क्या टेंडेंसी है, वीक से स्ट्रॉन्ग में आने का, और इसका क्या टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग से वीक जाने का। और जो प्रॉपर्टी पैरा में है तो फेरो में भी यही चीज होता है। फेरो में भी और इसमें दोनों में नेचर तो एक ही है ना, बट इसमें ये इफेक्ट स्ट्रांगली होता है, इसमें ये इफेक्ट वीकली होता है। लेकिन ये तो मैग्नेट में फ्रीली हैंग है, घूम के वापस, इसमें भी यही केस होने वाला है। तो ये भी अगर इस तरीके से रहेगा तो घूमते घूमते मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा हो सकता है चीज़ें स्लोली होगा, और यहाँ फेरोमैग्नेटिक में जैसे छोड़ोगे ये फास्ट घूम के इधर आ जाएगा। तो थोड़ा ये स्लो स्लो धीरे धीरे घूम के आएगा, और फेरोमैग्नेटिक जल्दी घूम के आएगा, लेकिन सिचुएशन दोनों में फाइनली सेम बनेगा। अब देखो कि एक वॉच ग्लास है और इसके ऊपर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख रहे हैं। ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक है तो ये लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर कोई सॉलिड है तो उसको क्रश करके वो डस्ट फॉर्म में होगा। तो अगर सॉलिड है तो उसका डस्ट होना चाहिए या लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो एक केस में मैं ले रहा हूं कि लार्ज गैप इन नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि इसमें भी चीजें रटने से काम नहीं होगा, चीजों को समझ लो। तो यहां पे देखो नॉर्थ और साउथ, ये पोल के बीच का गैप हमने लार्जर रखा है, और एक केस रखा है कि स्मॉल गैप इन नॉर्थ एंड साउथ। तो यहां पे नॉर्थ साउथ पोल के बीच का गैप कम है, यहां पे नॉर्थ साउथ पोल के बीच का गैप ज्यादा है। तो होगा क्या कि अब यहां पे दोनों के बीच का गैप ज्यादा है, तो इसका मतलब जहां पोल है तो पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन बीच के हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ जाएगा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बी वीक हो गया, और यहां पे इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इधर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो डाई का क्या टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग से वीक में। तो यहां पे बी स्ट्रॉन्ग है, यहां पे बी वीक है, इधर बी स्ट्रॉन्ग है, बी इधर में वीक है, यानी बीच में ये ज्यादा जमा हो जाएगा। शुरू में डस्ट पार्टिकल फैला के रखे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो यहां पे ये लेवल कम हो जाएगा, यहां पे लेवल ये ज्यादा हो जाएगा।
क्लियर है? जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहां पे ये ज्यादा होगा। लेकिन पैरा और फेरो में क्या होगा? तो फेरो और पैरा में दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा, लेकिन यहां पे क्या होगा? तो जो बी स्ट्रांग है वहां पे ये ज्यादा होगा। तो इधर के साइड में बी स्ट्रांग है, इधर के साइड में बी स्ट्रांग है, लेकिन बीच के रीजन में बी वीक है। तो ये क्या होगा? वीक से स्ट्रांग की तरफ जाने का कोशिश करेगा। इसलिए यहां पे थोड़ा ये हिप बनेगा और यहां पे डाउन हो जाएगा, और यहां पे भी ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो पोल के पास ये जाने का कोशिश करेगा, तो पोल के पास थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो जाएगा और ये बीच में थोड़ा ये डिप हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ? बीच में ही डिप, बीच में ज्यादा हो गया और साइड में ये डिप हो गए। लेकिन यहां पे देखो क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का गैप हमने कम कर दिया। तो गैप कम कर दिया, जिसका मतलब ये जो बीच का रीजन है यहीं पे बी स्ट्रॉन्गर है, और साइड में इधर दूर जमे जाएंगे तो इधर के साइड में बी वीक रहेगा, इधर के साइड में भी बी वीक रहा, क्योंकि पोल को पास ले आए। तो अब तो ये छोटा सा रीजन है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गए। यहां पे भी देख सकते हो, तो यहां पे बी क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग है, और साइड में जाने से बी क्या हो गया? वीक हो गए। तो इधर बी वीक है, इधर स्ट्रॉन्ग है, तो इसका क्या टेंडेंसी है? स्ट्रॉन्ग में आने का, यानी बीच में यहां हाइट ज्यादा हो जाएगा और साइड में ये कम हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक में भी सेम रिजल्ट बनेगा। लेकिन डायमैग्नेटिक का क्या टेंडेंसी है? इसको टेंडेंसी है वीक में जाने का। तो साइड में वीक है मैग्नेटिक फील्ड और बीच में बी स्ट्रांग है, यानी ये साइड में ही इसका हाइट ज्यादा हो जाएगा और बीच में हाइट कम हो जाएगा। तो इस तरह का केस बनेगा। क्लियर है? बस एक ही रिजल्ट ध्यान रखो, डायमैग्नेटिक का टेंडेंसी किधर होता है? तो इसका टेंडेंसी है स्ट्रॉन्ग टू वीक में, और इस दोनों का टेंडेंसी है वीक टू स्ट्रॉन्ग। तो ये वीक से स्ट्रॉन्ग गया और ये स्ट्रॉन्ग से वीक में गया। तो ये लॉजिक ध्यान में रखोगे तो आसानी से ये सब आंसर कर सकते हो। एक रिलेशन हम लोगों ने देखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में, कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोला गया मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। लेकिन ये रिजल्ट जो वैलिड है वो किस तरीके से देखो, तो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी तुम्हें पता ही है कि डायमैग्नेटिक के लिए निगेटिव होता है। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी क्या होता है? डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है और स्मॉल होता है। इसका मतलब आई और एच का ग्राफ जो बनेगा वो एक तरीके से लीनियर ग्राफ बनेगा, लेकिन ये जो डायमैग्नेटिक है इसकी सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ माइनस में जाएगा, और ये वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए ये जो स्लोप होगा वो बहुत ही कम होगा, ऐसे स्लोली जा रहा होगा। पैरामैग्नेटिक में यही क्या हो जाएगा? जो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है पॉजिटिव है, इसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी क्या है? ये नेगेटिव एंड स्मॉल है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है वो क्या है? पॉजिटिव एंड स्मॉल है। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब एच के आने का, एच किसके वजह से आ रहा है? एच का मतलब तो एन आई। अगर किसी कॉइल में करंट पास कराएंगे तो वहां नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, तो करंट जैसे देंगे एच आएगा, तो करंट को जैसे जैसे बढ़ाओगे एच बढ़ेगा। तो एच के बढ़ने से जो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हुआ तो वहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से? तो ये नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव और स्मॉल है इसलिए धीरे धीरे जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन स्मॉल है इसलिए ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये जो रिजल्ट है वो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए वैलिड है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे, एच का मतलब एन आई, तो करंट के बढ़ने से तो एच तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन जो होगा मटेरियल का, तो उसके अंदर जो डोमेन बने हुए हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जो डायपोल है वो घूमने शुरू करता है। तो शुरू में बहुत ही स्लोली घूमता है, इसलिए शुरू में ये नॉन लीनियर बिहेवियर फॉलो करता है, फिर ये क्या होता है? बीच में लीनियर बिहेवियर फॉलो करता है, और बाद में ये सैचुरेट हो जाता है। तो सैचुरेट होने का मतलब हो गया कि उसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स थे, अब जब सारे एक बार अलाइंड हो गए तो अब कितने भी हम करंट बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो जो कोर मटेरियल है उसका तो सबका अलाइनमेंट हो चुका है। इसलिए इधर का केस क्या हो गया? अब ये सैचुरेशन रीजन में आ गया। तो इसलिए ये जो प्रोपोर्शनल का रिजल्ट वैलिड है, तो ये सैचुरेशन में जाने के बाद ये रिजल्ट वैलिड नहीं है,
कि अगर जितने भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थे सब एक बार अलाइंड हो ही गए, तो अब कितने भी करंट लाएंगे तो उसका अलाइनमेंट तो मुश्किल ही है। जितने एटम्स थे मैग्नेटिक डायपोल थे वो सब अलाइंड हो चुके हैं, तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब ये सैचुरेट हो चुका है। तो ये जो हम लोग रिलेशन लिखते हैं, तो दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर लीनियर रीजन। इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का IM और H के बीच का ये ग्राफ जो लीनियर है, तो ये लीनियर रीजन के लिए वैलिड हुआ, बाद में ये बेसिकली सैचुरेट कर जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव है और स्मॉल है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव और स्मॉल है, तो ये ग्राफ नेगेटिव की ओर गया, ये पॉजिटिव की ओर गया, ये भी ग्राफ पॉजिटिव में ही रहा। तो अब एक और इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसके जो मैग्नेटिक डायपोल इधर उधर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से उसमें रैंडमनेस और बढ़ेगा, और इस वजह से जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी कम होते चले जाएगी। तो ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसी को बोलते हैं क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ क्या बोलता है कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यहां पे म्यू नॉट और सी ये सब जो हो गया तुमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि एक टेम्परेचर है जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, टी सफिक्स सी यहां पे हो गया क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद जाने के बाद फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर अपना फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर लॉस करके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होता है कि अबव क्यूरी टेम्परेचर इट बिहेव एज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी नीचे आएगा। तो टेम्परेचर जब इधर का केस देख रहे हो ना, इधर का टेम्परेचर क्या है, तो इधर का टेम्परेचर ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होने के बाद मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी इसके डिक्रीज करते चले जाएंगे। और मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी का रिलेशन क्या लिखेंगे फॉर टी ग्रेटर देन टीसी के लिए। तो चूंकि ये रिजल्ट स्टार्ट से तो फॉलो हो नहीं रहा है, ये रिजल्ट इन्वर्सली का फॉलो हो रहा है कब, क्यूरी टेम्परेचर के बाद। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से ग्राफ का शिफ्टिंग हो गया। तो पॉजिटिव की ओर शिफ्टिंग गया तो यही रिजल्ट रहेगा, लेकिन टी में क्या रिप्लेस हो जाएगा। तो जब वेव वगैरह में हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी ग्राफ प्लस की ओर शिफ्ट हो जाता है तो उसमें माइनस करना पड़ता है। तो ये शिफ्ट हो गया टीसी पे, जो ग्राफ जीरो पे है वो कहां चला गया, टीसी पे। तो इसलिए टी किससे रिप्लेस हो गया, टी माइनस टीसी। इसलिए ये रिजल्ट मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी का क्या हो गया, सी बाय टी माइनस टीसी। लेकिन ये वैलिड किस तक किधर के लिए करेगा, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर। सो अबव द क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, मतलब उसकी बिहेवियर पैरामैग्नेटिक के जैसे हो जाएगी। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें क्या होगा कि उसमें किसी तरह का एटॉमिक लेवल पे पहले से तो डायपोल है ही नहीं, तो यहां पे कि टेम्परेचर को चेंज करने से मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी चूंकि इसका नेगेटिव होता है तो इसलिए ग्राफ मैंने नेगेटिव में दिखाया, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पैरा के लिए ध्यान रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और फेरो के लिए ध्यान रखना कि इन्वर्सली के जैसा यानी पैरा के जैसा रिजल्ट फॉलो करेगा, लेकिन कब, क्यूरी टेम्परेचर के बाद। इसलिए मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी यहां हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी फॉर टी ग्रेटर देन टीसी, और ये हो गया इन जनरल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसी को बोलते हैं क्यूरीज लॉ। एक बार थोड़ा सुपर कंडक्टर मटेरियल का चर्चा कर लें हम लोग। सुपर कंडक्टर मटेरियल किसको बोलते हैं, तो बहुत सारे कंडक्टर ऐसे हैं जिसको कि अगर तुम लो टेम्परेचर पे ले जाओगे तो वो सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। मतलब उसकी कंडक्टिविटी जो है ना बहुत ही लार्ज हो जाएगी, इनफानाइट हो जाएगी। मतलब उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, यानी उसकी रेसिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। मतलब उसमें से करंट पास कर रहा है लेकिन किसी तरह का हीट नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कंडक्टर को काफ़ी लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तब अपने को सुपर कंडक्टर मिलता है। तो अभी तक कोई ऐसा मटेरियल हमें सर्च नहीं हुआ है जो कि सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो करे नॉर्मल टेम्परेचर पे। जिस दिन समझ लो तुम अगर ऐसा कुछ मटेरियल सर्च हो गया कि सुपर कंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे बिहेव करने लगा, तो जितने ये कनेक्टिंग वायर्स हैं फिर सब सुपर कंडक्टर से रिप्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर लॉस तो होगा नहीं इसमें। लेकिन अभी क्या है कि जो भी वायर है उसके कुछ न कुछ रेसिस्टेंस है, जब उसमें से करंट पास करता है तो उसमें से कुछ न कुछ हीट लॉस होते हैं।
लेकिन अगर किसी मटेरियल को काफ़ी लो टेम्परेचर पे ले जाओगे, तुमको माइनस में टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता है, तब जाके वो सुपर कंडक्टर बिहेव करता है, और वहाँ पे उसकी रेसिस्टिविटी 0 हो जाती है और उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। मतलब वो एक तरीके से उसके अंदर परफेक्ट कंडक्शन हो जाता है, पर कंडक्टिविटी जो है वो परफेक्ट हो जाता है। और साथ के साथ जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है, तो वो मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मटेरियल हुआ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। तो जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है ये बेसिकली परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गए। मतलब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और वो भी सबसे मतलब बढ़िया क्वालिटी का डायमैग्नेटिक बोल सकते हो कि मतलब डायमैग्नेटिक का सबसे बेस्ट मटेरियल जो हुआ सुपर कंडक्टर, इसलिए कि इसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी -1 हो जाता है, और मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी -1 होने की वजह से इसका म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो म्यू आर का वैल्यू होता है 1 + मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, तो -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और इस वजह से क्या हो जाएगा, तो B का वैल्यू क्या होता है म्यू आर टाइम्स B0, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में तुमने सुपर कंडक्टर मटेरियल को रखा तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर चला जाएगा, उस मटेरियल के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। क्लियर है? तो सुपर कंडक्टर का मतलब उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी जो हो गया म्यू आर का वैल्यू 0 हो गया, रीजन मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी -1, तो ये बेसिकली परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो गए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी, इसकी रेसिस्टिविटी 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया सुपर कंडक्टर। अब एक बार और थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे किस मटेरियल के बारे में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो अगर मान लो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को तुमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब अगर वहां से उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है क्या वापस जैसे शुरू में डिमैग्नेटाइज था, उसके जो डायपोल मोमेंट थे वो रीजन वाइज इधर उधर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, क्या वैसे हो जाएंगे क्या? नहीं। तो दो तरह का केस है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। तो अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया और वो मटेरियल वापस से उसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर कर जाएगा, तो व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, When external field is removed and magnetization disappear, यानी जैसा था वो पहले ही के जैसा हो गया, तो वैसे मटेरियल को बोलेंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हुए, और उसको वहां से अगर हटा दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड को, तो वापस उसका मैग्नेटाइजेशन, उसमें से उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर कर जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन को जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, अलाइन, उसके डायपोल मोमेंट अलाइंड हो जाएंगे, उसका मैग्नेटाइजेशन हो गया, लेकिन जैसे ही वहां से मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो विद इन ए स्मॉल टाइम फिर से उसका वापस डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसका मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर नहीं करेगा, उसका मैग्नेटाइजेशन बना रहेगा। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, तो ऐसे फेरोमैग्नेटिक को मटेरियल को बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर कुछ ना कुछ बना रह गया, तो वो क्या कहलाएगा हार्ड फेरोमैग्नेटिक। और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे अल्निको। तो अल्निको क्या है? तो अल्निको बेसिकली ये एलॉय है किस मटेरियल का? तो इट इज एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन। तो ये सारे मटेरियल को मिक्स करके बनाया जाता है, और इसके अंदर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये हो गया। और इसी से बेसिकली हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बेसिकली परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने वहां से मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया तो अब वो मटेरियल एज ए मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटाइजेशन हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसके स्टील है, स्टील में भी मैग्नेटाइजेशन हो जाता है काफी टाइम के लिए। लेकिन सॉफ्ट आयरन का मतलब कुछ कभी हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मैग्नेटाइजेशन है, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हटाए वापस वो डिमैग्नेटाइज हो जाए। तो जहां पे वैसा प्रेफरेंस है, वो इस तरह का चीजें चाहिए, तो वहां सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्रेफर करेंगे। और जहां हम लोग चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हटने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बना रहे, तो वैसे केस में हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्रेफर किया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो गया अल्निको। अच्छा, जो टाइप ऑफ मटेरियल है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लो। तो वो एग्जांपल्स छूट गया था, इसको नोट कर लेना। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जांपल्स हो गया जैसे कि बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए डायमैग्नेटिक के। उसी तरीके से पैरामैग्नेटिक का क्या एग्जांपल हो गया? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हो गए? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम
ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड कॉपर क्लोराइड। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इसी तरीके से एग्जांपल क्या हो गया, तो फेरोमैग्नेटिक का तुम तो इधर भी एग्जांपल देख ही चुके हो, जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, स्टील हो गए, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल हो गया आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल और गैडोलिनियम। तो ये सब एग्जांपल हो गए तुम्हें डाई पैरा फेरो का। तो मेनली देख रहे हो कि काफ़ी सारा ये इसमें काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल है, तुम्हें मतलब एक दो बार लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, चीज़ें तुमको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सबको देखना है। हालांकि ये सब चीज़ें तुमको इम्पॉर्टेंट जो है जेई मेन के हिसाब से और नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से है, और जेई एडवांस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली मेन जेई मेंस के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड के लिए। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता तो होने चाहिए ये सब सारी चीज़ें, तो आगे फ्यूचर में भी ये सब यूज होगा, इसलिए चीज़ों को ध्यान से देखो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए।